हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके अंदर हम आज टॉपिक पढ़ेंगे बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप। बेटा मैं आपको वो कराना चाह रही हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। देख लीजिए हमारा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। देखिए इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, मैं थोड़ा सा ना आपको खुद ही बना करके दिखा रही हूँ। देखिए इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, आप याद रखना, अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट हो रहा है तो दैट मीन्स क्या चीज है, एक्सेस डिमांड। ये बात याद रखना बेटे, दैट मीन्स क्या जनरेट हो रही है, एक्सेस डिमांड। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर हम ले डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है, डेफिशिट डिमांड। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है, डेफिशिट डिमांड। और डेफिशिट डिमांड का मतलब क्या चीज होता है, डेफिशिट डिमांड का मतलब होता है डिमांड की कमी। और इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, एक्सेस डिमांड। और टुगेदर ये क्या चीज है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट होती है इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। और ये इकोनॉमी में कब होती है बेटे, बहुत ध्यान से बात सुनना। इन्फ्लेशनरी गैप कब हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट होता है, ये तब होता है जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी दैट मीन्स लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा इनकम है जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कैसी डिमांड जनरेट हो रही है, एक्सेस डिमांड। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे बन रहे हैं और लोगों के पास इनफ ऑफ इनकम है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। टुगेदर ये क्या चीज होगा, सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हो गया, डेफिशिट डिमांड। अब डिमांड की कमी है, दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यानी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा से ज्यादा है, दैट मीन्स प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड कम है। अब इसका मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज तो बहुत सारे बने हुए हैं, लोगों के पास इतनी इनकम ही नहीं है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके अंदर क्या होगा, कौन सा गैप एग्जिस्ट हो जाएगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, डिफ्लेशनरी गैप। इसके अंदर क्या चीज है, इस सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा ठीक करने के लिए क्या होता है, प्राइस राइज। इस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस राइज। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्राइस कम। किस चीज के लिए, ताकि प्राइस राइज ज्यादा से ज्यादा क्यों करेंगे, ताकि हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। और डेफिशिट डिमांड में जब डिमांड कम होगी ज्यादा से ज्यादा तो हम प्राइस कम कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बाय करें। ओके, अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनना। इन्फ्लेशनरी गैप देखिए बेटा, एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं वो कौन सा है हमारा, आपको पता भी होगा, एग्रीगेट सप्लाई। ओके, कितने का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। आप कॉपी पेन से अपने आप बना करके देख लेना है कौन सा, ये एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे क्या चीज होगा, थोड़ी ऊपर से जो हम बनाते हैं वो कौन सा वाला है हमारा, ये कौन सी लाइन है आपकी, एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो देयर विल ऑलवेज बी सम लेवल ऑफ कंजप्शन। तो एग्रीगेट डिमांड थोड़ा ऊपर से बनता है ओरिजिन से, ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, C प्लस आई। ओके, अब ये पॉइंट कौन सा है आपका, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी सिचुएशन की तरफ जाना, इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। जब एक्सेस डिमांड ज्यादा जनरेट हो रही है तो इसके अंदर क्या होगा, इसको हम ऐसे बना लेंगे, ये हमारा है AD1 और इस पॉइंट को हम बना लेंगे ऐसे, इसको क्या दो वाई। ये होती है हमारी इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ओके ओके, अब इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया यहां, अब जहां नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, आपका E1
पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा। अब इसको क्या बोलेंगे, जहां एडी और एएस इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। और ये वाला कौन सा है आपका, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट हो रहा है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ध्यान से देखना, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक्सेस डिमांड आ रही है। ओके, यहाँ होता है आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब इस गैप को, ये जो गैप देख रहे हैं आप, ये गैप आपकी इकोनॉमी के अंदर कौन सा है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, अब एक चीज और देखना, जो न्यू आपका AD1 आया है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, उसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया इन्फ्लेशनरी गैप कैसे एग्जिस्ट होता है, जब इन्वेस्टमेंट और ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन और ज्यादा होगा, इनकम और ज्यादा जनरेट होगी। तो इसके अंदर आपको पता है एडी का फॉर्मूला C+I। ओके, तो क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट और ऐड हो गई, तो इससे क्या होगा, AD1 पॉइंट। ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेस आपका एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये समझ में आया इन्फ्लेशनरी गैप। अब हम इसमें क्या लिख देंगे, इन्फ्लेशनरी गैप कैसे आया आपका, इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू AD1 माइनस AD। AD1 माइनस AD, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गैप जो एग्जिस्ट होगा दैट इज नोन एज व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके बेटा जरूर बना के देखना मेरे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब हम कौन सा गैप पढ़ने जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर अब डिमांड ज्यादा से ज्यादा नहीं है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है पहले से ही। तो अब देखिए हम इसको ड्रॉ करके बताऊंगी मैं आपको। देखिए इसके अंदर एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, पहले सीधा आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बना लेना। एग्रीगेट सप्लाई, ओके, 45 डिग्री एंगल सभी को पता है। ठीक है, 45 डिग्री मैंने लास्ट वीडियोस में अपने समझाया हुआ भी है, आप वहां जा करके इसका पूरा कंसेप्ट समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अब एग्रीगेट डिमांड आपका कहाँ जाएगा, अब आपका एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट डिमांड आपका आएगा यहाँ। ठीक है, जहां ये पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब इसके अंदर सिचुएशन क्या है, यहां पर डिमांड की कमी है, दैट मीन्स डिमांड क्या है, कम है, और सप्लाई क्या है, ज्यादा है। इसको इससे मिला देंगे बेटे, ये हो जाएगा वाई, और यहां पे लिखेंगे हम इनकम, आउटपुट और आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब इसके अंदर क्या है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड आपका ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ। ओके, ये क्या होता है C+I, ये क्या हो जाएगा AD। अब 1, अब एक बात ध्यान से सुनना, डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड की कमी है। डिमांड की कमी क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा, प्रोडक्शन कम हुआ, हाँ, और जितना भी बना है गुड्स एंड सर्विसेज उसमें डिमांड ही नहीं आ रही है, लोग बाय नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या चीज हो जाएगी, ADC+I। इन्वेस्टमेंट आगे करने की नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ही आपका प्रोडक्शन हो रखा है, ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज पड़े हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम करा जाएगा, तो माइनस क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट। ओके, समझ में आया, ये पॉइंट आपका हो जाएगा E1 पॉइंट। ओके, और हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ये गैप एग्जिस्ट होगा, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, अच्छा E1 पॉइंट भी पहले मैं आपको मार्क करना बता दूं, फिर मैं बताऊंगी इस गैप को क्या बोलेंगे। E1 पॉइंट आपका होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी ही सप्लाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन बना हुआ है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी यहाँ पे।
नेक्स्ट जो आपका इवन पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिशिट डिमांड है इवन नीचे आ जाएगा, एक्सेस डिमांड है इवन ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इसके अंदर, क्या क्योंकि डिमांड ही नहीं रुक रही है, इसमें क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिमांड है ही नहीं गुड्स एंड सर्विसेज की, इसलिए इवन पॉइंट नीचे आ जाएगा। इस गैप को हम क्या चीज बोल देंगे, इस गैप को हम बोलेंगे, यही लिख देती हूँ बेटे, देखिए इस गैप को हम लिखेंगे डिफ्लेशनरी गैप, इस गैप को हमने क्या लिख दिया, डिफ्लेशनरी गैप। ओके, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। अब यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू, इस गैप को, इसमें से जब हम माइनस करेंगे इस गैप को क्या चीज बोलेंगे, ए डी माइनस ए डी 1। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, आपको ये डायग्राम भी समझ आए हो मैंने कैसे बनाया है। इसको जरूर कॉपी में बना करके देखें, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, इसको कॉपी में बना के जरूर देखना, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो अब है आपका मीनिंग, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का मीनिंग। इन्फ्लेशनरी रेफर्स टू द गैप और एक्सेस ऑफ एडी, जो मैंने आपको बताया, एडी इज ग्रेटर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशनरी, इट रेफर्स टू द गैप और डेफिशिएंसी यानी कमी किस चीज की, एडी ओवर एएस। मैंने आपको बताया जब एडी इज लेस देन एएस होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, आपकी डिफ्लेशनरी गैप। इसके अंदर इन्फ्लेशनरी का मैंने आपको क्या बताया, व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, व्हेन एडी इज लेस देन एएस, तो सिचुएशन कौन सी होगी, डिफ्लेशनरी गैप। अब आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें क्या रहेगा, लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। एक टाइम के बाद इसके अंदर क्या चीज हो जाएगा, लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, उसमें देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। प्राइस लेवल, इसके अंदर इन्फ्लेशन है, सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, कर्व करने के लिए क्या करेंगे, प्राइस लेवल हम क्या कर देंगे, इंक्रीज, इसमें प्राइस क्या कर देंगे, कम, ताकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़े। डायग्राम मैंने आपको समझाई दिया है अच्छे से, डायग्राम जरूर बना के देखना और इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से करना, ओके। आई होप आपको समझ आ गया हो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप बहुत अच्छे से। इसको जरूर बेटा कॉपी में बना करके देखना, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया था, जैसे मैंने बनाया है ऐसे आप भी बना करके अपनी कॉपी में जरूर देखना। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मेजर्स टू रिमूव डेफिशिट और एक्सेस डिमांड। डेफिशिट का मतलब होता है कमी किसी चीज का, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेस डिमांड। तो ये बोल रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट और एक्सेस डिमांड के 2 मेजर्स हैं, कौन कौन से हैं जिसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसकी, एक्सेस और डेफिशिट डिमांड की, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। बहुत ध्यान से पढ़ना और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना इसको। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, इट रेफर्स टू दैट पॉलिसी बाय विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ट्राइज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। एक बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कौन करेगा, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, हमारी आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी हमारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है कि आप मेजर्स लिखिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट और एक्सेस डिमांड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, तो दैट मीन्स आपको कौन सी लिखनी है, आरबीआई वाले, ओके। और इसमें फिस्कल पॉलिसी में किसके लिखना है, गवर्नमेंट वाले, ठीक है। तो इसमें पॉलिसी बाय विच द सेंट्रल बैंक, बहुत ध्यान से सुनना, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री ट्राइज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट विद अ व्यू टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए बेटा ये बात बोल रहे हैं कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट मीन्स एक बैलेंस बना रहेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, it refers to the policy by which the RBI, that is central bank of the country, tries to control the supply of money। supply of money तो जानते हो, मैंने बैंकिंग चैप्टर में भी पढ़ाया था, और availability of credit in the economy, okay, so that economic स्टेबिलिटी बनी रहे हमारी इकोनॉमी के अंदर,
ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, मॉनेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका, एक्सप्लेन वेरियस मॉनेटरी मेजर्स विच आर अंडरटेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अभी अभी मैंने आपको इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी बताया है, एक्सेस डिमांड है तो कौन सी है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कमेंट में मुझे बताओ। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, तो ये बात बोल रहे हैं मॉनेटरी मेजर्स जो सॉल्व करे किसकी प्रॉब्लम, एक्सेस डिमांड की। और मॉनेटरी मेजर्स में मैंने अभी आपको कौन बताया, आरबीआई। कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई। ठीक है, तो अब देख लीजिए। अच्छा बेटा, मैंने बैंकिंग चैप्टर में आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स पहले ही पढ़ाए हुए हैं, आप मेरी वीडियो में वहां जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बैंकिंग चैप्टर में आपको करवाया हुआ है, आप मेरी वीडियोस में बैंकिंग वाली में जाके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक्सेस डिमांड है, हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स इन्फ्लेशन, महंगाई आएगी आएगी अगर डिमांड बहुत ज्यादा है उसको रोकने के लिए। तो ये बात बोल रहे हैं आरबीआई, ये कौन से मेजर अडॉप्ट करेगा जिससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड को रोक सके हम। तो देखिए, बैंक रेट है सबसे पहला। बैंक रेट में क्या है, इट रेफर्स टू, बैंक रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज प्रिपेयर टू गिव लोन्स और क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। ये वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई ऑफ अ कंट्री लोन प्रोवाइड करता है और क्रेडिट किसको, कमर्शियल बैंक को। वो इंटरेस्ट रेट पे जिसपे आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन किसको, कमर्शियल बैंक को। इसमें मेजर हम क्या लेंगे, बैंक रेट इज टू बी इंक्रीज। इसमें मेजर क्या ले लेंगे, बैंक रेट। इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम बैंक रेट इंक्रीज कर देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, जो आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज करा, कमर्शियल बैंक भी बैंक रेट इंक्रीज कर देगा, अदर बैंक भी, अदर कमर्शियल बैंक जो उसके साथ होंगे वो भी क्या हो जाएगा, बैंक रेट इंक्रीज कर देंगे। हेंस परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डाउन। ठीक है, समझ गए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब है लीगल रिजर्व रेशो या लिक्विडिटी रेशो। It refers to the minimum percentage of total deposit which every bank required to keep with itself in the form of cash or other liquid asset। ये बात बोल रहे हैं वो मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की, जैसे फॉर एग्जांपल 1,00,000 टोटल डिपॉजिट है, उसका 10% अगर आप किसके पास रखे, विच एवरी बैंक रिक्वायर्ड टू कीप विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट्स, वो क्या कहलाया जाएगा, आपका लिक्विडिटी रेशो। मेजर इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी रेट इज टू बी इंक्रीज। अगर बैंक अपने पास, जैसे अभी मैंने 10% का एग्जांपल दिया, अगर उसको बढ़ा के वो 30% कर ले, बाकी पैसा लेंट कर दे। अभी मैंने कहा 10,000 अपने पास, 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000। अगर 30% अपने पास रख लेगा कितना हो जाएगा, 30,000 अपने पास रख लेगा, 70,000 लेंट करेगा, तो क्या हो जाएगा, लोन कम लोगों तक जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी रेट इंक्रीज कर दिया गया, तो इससे प्रॉब्लम इज कर्व्ड। ठीक है, एक्सेस डिमांड की। अब है आगे आपका, देखिए नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशो। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको हम SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं। ये मैं बताना भूल गई आपको, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं। ओके, याद रखना। ठीक है, जिसके अंदर टोटल डिपॉजिट जो बैंक अपने पास रखेगा, जो बैंक या कमर्शियल बैंक जो अपने पास रखेगा, अगर आप वो बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। नेक्स्ट देखिए, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो में क्या होगा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिपॉजिट होगा उसका कुछ परसेंटेज जो वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगा, डेट इज नोन एज CRR। अब इसका मेजर क्या होगा, मेजर क्या होगा, CRR इंक्रीज कर दो, CRR इंक्रीज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर बता देती हूँ, टोटल डिपॉजिट कितने का हुआ, टोटल डिपॉजिट हुआ है 1,00,000 का। अब पहले तो 10% रख रहे थे, यानी 10,000। ठीक है, 1,00,000 का हुआ है और पहले तो रख रहे थे 10,000 और बाकी पैसे लेंड कर रहे थे। अब क्या कर दिया उन्होंने, बढ़ा के कर दिया है CRR टू बी इंक्रीज। अब कर दिया 30%, उसने कहा है भाई कमर्शियल बैंक को कि भाई मेरे पास रखना आप कितना, 30%। अब 30,000 आप क्या करोगे, आरबीआई के पास रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, लैंडिंग रेट क्या हो जाएगा, आप उसके पास कितने रहेगा, 70,000। पहले कितने थे, 90,000। तो इन दिस केस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एक्सेस डिमांड के बाद लोगों के पास लोन कम जाएगा। ओके, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन में क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन
करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द पब्लिक फॉर लोन एंड वैल्यू ग्रांटेड बाय द बैंक। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बार एमआरएल में, मैंने पहले बैंकिंग में भी पढ़ाया हुआ, अब भी बता रही हूँ, एमआरएल के अंदर क्या चीज होता है। सपोज करो मैंने बैंक से मैंने किसी पर्सन ने मांगे 10 लाख रुपीज ऐसा लोन। एक बात याद रखना, बैंक से जितने भी हम लोन मांगते हैं हमको में कुछ गिरवी भी रखवाना पड़ता है, ठीक है, कोई आर्टिकल अपना गिरवी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, वो भी 10 लाख रुपीज की है, तो जितने का हम लोन मांगते हैं उससे कम का लोन हमें बैंक देता है। ओके, ये बात याद रखना, जितने का भी हम लोन मांगेंगे 5 लाख 10 लाख, ठीक है, या हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू और ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उससे हमें कम का लोन मिलता है। तो उसमें बोल रहे हैं इट रेफर्स टू द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, जितनी आप गिरवी रखवा रहे हैं उस सिक्योरिटी की वैल्यू वो बाय द पब्लिक फॉर लोन एंड द लोन, जितना बैंक लोन दे रहा है उसको हम एमआरएल बोलते हैं। सपोज करो 10 लाख रुपीज की तो आपकी 10 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है और आपको कितने दिए 8 लाख रुपीज आपको लोन मिल गया, तो अभी भी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कितने की है 2 लाख रुपीज की, ठीक है, वो क्या हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। ओके, तो इस केस के अंदर क्या चीज हो जाएगा एम। अब आपको सिचुएशन कौन सी है, पहले आप ये बात देख लेना, आपको सिचुएशन कौन सी दी हुई है, एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन दी हुई है, यानी लोन लेने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब आपको उसको कम करना है। तो इस केस के अंदर बैंक क्या करेगा, एमआरएल ज्यादा बढ़ा देगा। एमआरएल ज्यादा बढ़ाने का मतलब ये है किसी ने ऑफर करा है, मांगा है 10 लाख रुपीज का लोन, अब उसके अंदर उसको लोन कितने का दे देगा, वो 6 लाख का। अब क्या करेगा, लोन कम प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी गिरवी रखवा रहे हैं उससे कम लोन देगा, लोन मांगने नहीं लोग ज्यादा आएंगे। 10 लाख का लोन है भाई, मांग 10 का रहा है, मिल 6 रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा 6 लाख मिल रहे हैं, तो उस केस के अंदर सिचुएशन एक्सेस डिमांड की सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे सिक्योरिटीज इंक्लूड होता है शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, ठीक है, इन द मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। ओपनली मार्केट के अंदर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करेंगे बाय द आरबीआई, तो क्या होगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। मेजर टू बी टेकन, government sells securities in the open market so that purchasing power of the system get reduced। लोगों को पता चलेगा गवर्नमेंट सेल कर रही है सिक्योरिटीज ओपन मार्केट के अंदर, तो तभी क्या हो जाएगी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी रिड्यूस, वो क्या हो जाएगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटे मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारा डिटेल में बैंकिंग चैप्टर को बहुत अच्छे से कराया हुआ, आप मेरी वीडियोज में भी जाकर के देख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे आपका रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इट रेफर्स टू द फिक्सेशन, बहुत ध्यान से पढ़ना, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में होता है, ये अलग अलग बिजनेस करने के लिए बैंक कोटास बना देती है। जैसे एग्रीकल्चर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस, कोई और इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, तो सबके लिए अलग इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो बोल रहे हैं इट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, द सेंट्रल बैंक फिक्सेस डिफरेंट क्रेडिट लिमिट्स फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। इस बात पे ध्यान देना बेटा, ये क्या करता है सेंट्रल बैंक फिक्स कर देता है डिफरेंट क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। हर बिजनेस अलग अलग जो डिफरेंट करने के लिए बैंक क्या करता है फिक्स करता है डिफरेंट क्रेडिट लिमिट। मैंने आपको बताया डिफरेंट इंटरेस्ट चार्ज होता है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज में, ठीक है। तो द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड्स दीज कोटाज लिमिट व्हाइल गारंटिंग लोन। जो गाइडलाइंस सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई ने बना दी है, कमर्शियल बैंक उसको चेंज नहीं कर सकता। तो बोल रहे कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड, कमर्शियल बैंक उस कोटाज लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता है, कम भी नहीं कर सकता है, कमर्शियल बैंक कुछ नहीं कर सकता जो सेंट्रल बैंक ने गाइडलाइन बना दी। तो मेजर हाई क्रेडिट कोटास, अब आपको एक्सेस डिमांड, सपोज करो बहुत सारे लोग लोन मांगने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोन मांगने आ रहे हैं, बैंक में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अब इस केस में हमने क्या कर दिया हाई क्रेडिट कोटास लिमिट बढ़ा दी। जब पता चलेगा इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, तो उसके अंदर क्या होगा लोगों की परचेसिंग पावर और लोन कम मांगेंगे, जिससे क्या हो जाएगा सिचुएशन इज कर्व्ड, ठीक है। अब मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिटन और ओरल एडवाइस गिवन बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक टू रिस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड क्रेडिट। इसका मतलब ये है, मॉरल सुएशन का मतलब ये होता है रिटन और ओरल एडवाइस विच इज गिवन बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक कि वो क्रेडिट कब बढ़ाना है कब कम करना है, वो कौन एडवाइस करेगा, जो कि मैंने आपको बताया आरबीआई सारी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक उसको फॉलो करता है, ठीक है।
measure to be taken during excess demand, the central bank, that is RBI of the country, pursued its member bank, that is commercial bank, not to advance credit for various purposes. वो ये बात बोल के रखते हैं RBI कमर्शियल बैंक को कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट ना बढ़ाए, स्पेशल कोई भी वेरियस पर्पसेस के लिए। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेस डिमांड हमारी इकोनॉमी के अंदर है, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने आ रहे हैं। तो गाइडलाइन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या देता है कि इट्स मेंबर बैंक कमर्शियल बैंक नॉट टू एडवांस क्रेडिट फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, अब आया आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया एक्सेस डिमांड का। अब उसका अपोजिट क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएट डिमांड। डेफिशिएट डिमांड का मतलब क्या होता है? वही डिफ्लेशनरी गैप, दैट मीन्स डिमांड की कमी है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है डिफ्लेशनरी गैप में। ठीक है, अब आपका आया बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? मैंने अभी भी बताया आपको, मिनिमम रेट जिसपे सेंट्रल बैंक पैसे लेंड करता है, किसको? कमर्शियल बैंक में। बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट, इसमें बैंक रेट हम क्या कर देंगे? डिक्रीज। जैसे उसमें इंक्रीज करा, इसमें बैंक रेट क्या कर देंगे? इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, उससे क्या होगा? हेंस द सिचुएशन इज कर्व्ड। अब ये है आपका SLR, जैसे मैंने बताया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की जो बैंक यानी कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या लिक्विडिटी रेशो। LRR दोनों दो पार्ट है उसके, SLR और CRR, तो उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, मेजर्स में क्या हो जाएगा? SLR इज टू बी डिक्रीज। अब बैंक अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसे ना रख के ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? लोन दे देगा। ठीक है, अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसे ना रखे इन दी फॉर्म ऑफ द कैश और अदर लिक्विड एसेट्स, क्या कर देगा? लोन ज्यादा से ज्यादा ग्रांट करेगा। पहले अगर वो अपने पास 30% रख रहा था, अब ये रिड्यूस कितना कर देगा? 10%। इससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, हेंस द सिचुएशन इज कर्व्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। अब कैश रिजर्व रेशो, मिनिमम परसेंटेज जो टोटल डिपॉजिट बैंक का है वो सेंट्रल बैंक के पास जो रखा जाता है। अब सेंट्रल बैंक अगर पहले 30% रख रहा था, अब कितना रख दिया? रिड्यूस करके कितना कर दिया? रिड्यूस टू 10%। सिचुएशन इज कर्व्ड। ओके, अब है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अगर पहले किसी ने 10 लाख रुपीज मांगे तो उसको 6 लाख मिल रहे थे एक्सेस डिमांड में, अब क्या कर देंगे? डेफिशिएट डिमांड में उसको कितने प्रोवाइड कर देंगे? 8 लाख, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकें लोग, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, हेंस द सिचुएशन इज कर्व्ड। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन द मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। अब एक बात ध्यान से सुनना, ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पे सिक्योरिटीज को हम क्या कर रहे हैं? सेल और परचेज कर रहे हैं। और सिक्योरिटीज क्या इंक्लूड करती है? शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड। कौन कर रहा है इसको? इन दी मार्केट सेल और परचेज, सेंट्रल बैंक। लेकिन इसका मेजर क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना, इसका मेजर ये होगा गवर्नमेंट इटसेल्फ परचेज दी सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट। गवर्नमेंट खुद ही परचेज कर लेगी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, जो कि आपकी सिक्योरिटीज होगी, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड जनरेट हो। क्योंकि हमारी सिचुएशन कौन सी है? डेफिशिएट डिमांड की। ठीक है, अब डिमांड को और बढ़ाने के लिए और ज्यादा करने के लिए तो गवर्नमेंट खुद इंडल्ज हो जाएगी क्या चीज परचेज करने में? सिक्योरिटीज यहाँ पे, सो दैट दी परचेजिंग पावर ऑफ द सिस्टम गेट इंक्रीज, ताकि परचेजिंग पावर क्या हो जाए? इंक्रीज, एंड हेंस दी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व्ड। ओके, आपका रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब इसके अंदर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए अलग अलग क्रेडिट लिमिट्स होती है। ठीक है, इसके अंदर अब क्या कर देंगे? लो क्रेडिट कोटाज लिमिट रख देंगे, यानी इंटरेस्ट रेट और कम रख देंगे, जिससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले और हेंस परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस। मॉरल सुएशन के अंदर क्या चीज है? अब ध्यान से देखना, इसके अंदर रिटर्न और ओरल एडवाइस जो RBI देती है किसको? कमर्शियल बैंक को, कि कब एक्सपेंड करना है क्रेडिट और कब रिस्ट्रिक्ट कम करना है। ठीक है, मेजर इन दिस सेंट्रल बैंक एडवाइजेज इट्स मेंबर बैंक टू एक्सपेंड। इस आपने देखा एक्सेस डिमांड में तो उन्होंने क्या कहा था? क्रेडिट फैसिलिटीज कम कर दो। इसके अंदर क्या चीज है? एक्सपेंड करने के लिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकें और परचेजिंग पावर बढ़े, एग्रीगेट डिमांड बढ़ सके। सिचुएशन सॉल्व डेफिशिएट डिमांड की। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो बेटा। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जाके अपने फ्रेंड्स फैमिली को कहो मुझे सब्सक्राइब करें, अगर आपको और भी वीडियोस ऐसी ही देखनी है। थैंक यू सो मच।